आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को देखेंगे जो साइंस एंड टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी बीपीएससी की परीक्षा में आने की संभावना भी दिखती है, क्योंकि 69 में देखा गया या 68 में, कंफर्म नहीं हूँ, इसमें एक क्वेश्चन परमाणु से संबंधित देखने को मिला है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित कि क्या उसकी संभावनाएं दिखती है। ऊर्जा वाले क्षेत्र में जो है आप इसको बता सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आप भी कहीं से अगर पढ़ रहे होते हैं तो शॉर्ट नोट उसका जरूर बनाएंगे और उसमें जो है नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करके जो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपका यूज हो पाए। स्टार्ट करेंगे तो ये कितने चरणों में बटा हुआ है। एक तो ये इसके कुछ स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ समझाया स्टेज 1 में जो है किस प्रकार से आपने नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग किया था। उसके बाद आपने प्लूटोनियम के सहारे जो है प्लूटोनियम को बनाने की कोशिश की। सेकंड स्टेज में आपने प्लूटोनियम प्लस थोरियम को प्रयोग किया है और हम लोग जो है थर्ड स्टेज जब थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो थोरियम प्लस यूरेनियम का एज अ फ्यूल यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आप एक डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा देखेंगे कि इसमें जो है किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऊर्जा में संप्रभुता होती है, बढ़ती है। बिजली क्षेत्र का डीकार्बोनेशन होता है। सबको पता है कि 2070 तक जो है 0% आपको कार्बन एमिशन करना है। ठीक है, एक टारगेट अपना है पंचामृत के तहत। तो उस वाले चीज़ को, एक टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। संचालन में सस्ता होता है। ठीक है, विश्वसनीय और निरंतर बिजली पैदा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, निरंतर बिजली से मिल पाएगी आबाद तरीके से। उसके बाद संसाधन आधार। ठीक है, तो संसाधन का आधार ये प्रयुक्त होता है। एक मिनट, चलिए अब देखते हैं चरण को किस प्रकार से, मतलब इसके क्या क्रोनोलॉजिकल टर्म है, कब से कब तक ये क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं नई नई। ठीक है, नई डेवलपमेंट्स और पुराने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और नए वाले को भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना। 1948 में आ गया आपका परमाणु ऊर्जा आयोग। 1954 का समय आता है, उस समय आ गया परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। फिर 1957 में बार का जाता है आपका, ये नाम बदल करके बार किया गया था, पहले इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। उसके बाद 1963 में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आ जाता है। 1969 में तारापुर संयंत्र से परमाणु विद्युत गृह कन्वेंशन स्थापित की जाती है। फिर 1987 में परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हो जाती है। 2003 में आपको दिखेगा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भावनी की स्थापना। उसके बाद 2022, ये गलती से 2 हो गया है, 2002 हो गया, ये 2022 है। उसमें भारत में अभी जो है करीब 22 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, जिसके द्वारा 6780 यानी 6780 मेगावाट का यहाँ पर जो है बिजली पैदा होता है, जो कि 3% है लगभग आपके पूरे बिजली का। पूरे बिजली का करीब करीब आपके 3% है। आगे डेटा मिलेगा, देखेंगे उसको। अब देखिए 10 और परमाणु रिएक्टर यहाँ पर निर्माणाधीन है, मतलब कार्यरत है, सॉरी कार्य करने के लिए जो उसको तैयार किया जा रहा है। अब देखेंगे इसकी कुछ चुनौतियों को, यहाँ भी कुछ चुनौती, आगे भी कुछ चुनौतियों को देखेंगे। पूंजी में जो है कमी है, सबसे पहली बात। हमारी जो वर्तमान स्थापित जो क्षमता है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, अपर्याप्त स्थापित क्षमता है अभी। उसके बाद हम लोगों ने एक टारगेट रख रखा है, परमाणु ऊर्जा आयोग ने अपना टारगेट रख रखा है 2050 तक 650 गीगावाट लक्ष्य का। अभी हम लोग जो है 6.78, ठीक है, 6.78 गीगावाट ही उत्पन्न कर रहे हैं बिजली। उसके बाद परमाणु सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो इसमें भी थोड़ी सी चिंताएं दिखती है। आप लोग को ध्यान होगा चेरनोबिल वाला घटना, और आपको ध्यान होगा फुकुशिमा जापान वाला घटना, तो वहां पर भी इसी प्रकार के परमाणु संयंत्र में जो है प्रॉब्लम्स आई थी और जिसकी वजह से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और यही एक यहाँ पर जो है कंसर्न भी देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत एक मीठी वृद्धि करके परमाणु परियोजना है गुजरात में, तो वहां पर जो है स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो ये भी एक कंसर्न वाइज देखा जा रहा है, तो चिंताएं में आप इसको डाल सकते हैं। परमाणु, अब देखेंगे पुरानी तकनीक का उपयोग चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को चेंज करने की आवश्यकता है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है चीज़ें हैं, आप अपने से भी खुद से भी एड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा यहाँ एक और पॉइंट्स देखेंगे, ये तो आप डायग्राम बना ही लेंगे। एक शब्द आता है इसमें फास्ट ब्रीदर रिएक्टर। फास्ट ब्रीदर रिएक्टर क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जस्ट सपोज कि आप एक गैस चूल्हे को जलाते हैं और एक ऐसा मटेरियल उसमें डालते हैं जिसकी वजह से उसमें मटेरियल तो कम गया लेकिन वो अपना जो है आउटपुट बहुत ज़्यादा दे देता है, मतलब कम में ज़्यादा, कम प्रयोग करता है और ज़्यादा आउटपुट देता है। इसी को बोलते हैं फास्ट ब्रीदर रिएक्टर। रिएक्टर का भी इसी प्रकार से कुछ काम होता है। इसमें जो है आपका थोरियम का प्रयोग होना अभी कोलपक्का में चालू हो गया है। ठीक है, तो चलेंगे इसको देखेंगे आगे। स्वदेशी पहल में बात करेंगे तो यूरेनियम 233 जो भवानी था उसमें शुरू किया गया।
उसके बाद थोरियम आधारित है, फलस्वरूप ये जो मैंने कल्पक्कम वाला जो बताया है, ये थोरियम पर ही आधारित है। देखिए आगे इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि 3% जो है कंट्रीब्यूशन करता है। 5th बिगेस्ट इसमें जो है बिजली का एक आपका माध्यम है, ऊर्जा का माध्यम है। तीसरा 3% तक का कंट्रीब्यूशन है बिजली के क्षेत्र में। उसके बाद 22 से ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर भी है, जो मैंने अभी बताया। काकरा पार वाला जो है नया है, ठीक है। एनपीसीएल है, ठीक है। एनपीसीआईएल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ये सब जो है इसके साथ विकास के काम कर रहे हैं। अब अगर क्षेत्र की बात करेंगे, ज़्यादा साउथ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ये सब चीज़ें रिएक्टर्स जो ज़्यादा उधर काम करती हैं, फैली हुई हैं, बनी हुई हैं। चलिए इसमें और कुछ अगर देखें तो चुनौतियों में यहाँ भी मैंने कुछ डाला है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, एनपीटी लगा हुआ है, जो परमाणु को ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए जो है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा को ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए बनाई गई है। उसके बाद नियामक बाधाएं कुछ होती हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का ध्यान होगा आपको। काटसा काटसा लग जाता है। काटसा इस बात के लिए लगता है कि आपने जो है अमेरिका के कुछ चीज़ों को क्या किया है, अवहेलित किया है या रोका है। अभी हाल ही में इराक पर जो है काटसा लगा दिया गया। तो अमेरिका के चीज़ों पर अगर आप नहीं चलते हैं, उसके बोले हुए बातों पर नहीं चलते हैं, पथ पर नहीं चलते हैं, तो फिर आपके ऊपर काटसा लगा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो उनका अपना एक रूल है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नियामक बाधाएं थी। वे फॉरवर्ड में जागरूकता की कमी है, तकनीकी नवाचार चाहिए, वित्तीय स्थिरता चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, नाभिकीय व्यापार में समझौता वगैरह होना चाहिए, है ना। इसमें भी जो है आप बोल सकते हैं, जैसे हम अभी जानते हैं कि एफडीआई का मामला दिखता है, एफडीआई, तो एफडीआई जो है इसमें भी 100% होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा में भी, ताकि लोग जो है निवेश कर सके। चलिए तो ये टॉपिक था आपका, टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, आप लोग अपने अपने हिसाब से इस टॉपिक को, जहाँ से जो पॉइंट समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, उसको अपने अपने नोट्स में डाल सकते हैं। बीपीएससी के नज़रिए से, बीपीएससी 17वीं के नज़रिए से, बीपीएससी 17वीं के नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि पहले ये आ चुका है, तो और आने की संभावना है। रिपीटेशन क्वेश्चंस के होते हैं मेंस में, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, रिपीटेशंस होते हैं। एक बात और कि मेंस का अभी फॉर्म निकल गया है, तो आप लोग मेंस का फॉर्म भरिए। ठीक है, अपने जो है प्रायोरिटीज़ को डालिए, कहाँ कौन सा आपको जो है पोस्ट पहले चाहिए, बाद में चाहिए। ठीक है, तो अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, और उसके लिए जो है और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। मैं नहीं चाह रहा था उस पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग पोस्ट पे होते हैं ऑलरेडी, वो अगर वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा उस पर होता है। उनको ज़्यादा अनुभव होता है इसके बारे में कि कौन सा पोस्ट किस प्रकार के प्रेफ़रेंस मिलते हैं, क्या-क्या उसमें जो है पक्ष हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए द एंड कर रहे हैं इस टॉपिक को, और धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।